हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। काव्य शास्त्र हम शुरू कर चुके थे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको काव्य लक्षण पढ़ाए थे और उससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हम पूरा कर चुके हैं। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो आरपीएससी एग्ज़ाम हिंदी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो चुका है इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। 46 पार्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा किया है और काव्य शास्त्र को शुरू किया गया, जिसका एक भाग यानी कि काव्य लक्षण हम पढ़ चुके हैं और आज दूसरा काव्य हेतु वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज से हम जो दूसरा टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको जो पिछला वीडियो है जहाँ मैंने काव्य शास्त्र शुरू किया था, वहाँ पहले मैं आपको पूरा उसका सिलेबस बता चुकी हूँ, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पॉइंट है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया था लक्षण हमने पढ़ा। अब हम दूसरा काव्य हेतु पढ़ रहे हैं। इस तरह से एमए के जो 10 सिद्धांत है, पहले स्नातकोत्तर वाला जो पार्ट है उसे हम कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ से मैंने काव्य शास्त्र शुरू किया और उसमें मैंने सिलेबस को भी बताया कि काव्य शास्त्र में क्या क्या आएगा, तो आप ज़रूर वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि पहले आपको पता चल जाए कि टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद ही पढ़ने का मज़ा आएगा। तो ये दूसरा है हमारा काव्य हेतु। अब देखिए, काव्य हेतु क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। काव्य लक्षण भी हमने इसी तरीके से पढ़ा था। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन जिनसे काव्य का सृजन होता है। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। ठीक है। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। वैसे क्या होता है? कारण। यानी कि वह साधन जिससे काव्य का निर्माण होता है ना। तो किस कारण से कोई काव्य की रचना करेगा या किस कारण से वो काव्य का निर्माण करेगा, या वह साधन कौन सा होगा जिससे नए काव्य का निर्माण किया जा सके, नए कार्य का सृजन किया जा सके, उनमें कौन कौन से कारण होंगे, वो कहलाएंगे काव्य हेतु। यानी काव्य के अंतर्गत आने वाले साधनों को कहा गया काव्य हेतु। यानी हेतु का मतलब कारण से भी है, हेतु का मतलब साधन से भी है। ठीक है। कवि कर्म कर सकने की योग्यता या सामर्थ्य को काव्य हेतु कहा जाता है। यानी एक कवि जो कि अपना कर्म कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो योग्यता है, जो उसके अंदर सामर्थ्य है, किस चीज़ की सामर्थ्य है? काव्य रचना करने की। अब वह उस काव्य रचना को किस प्रकार कर रहा है, किन साधनों को उसमें प्रयोग ले रहा है, वो क्या कहलाएंगे? काव्य हेतु कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? ये वर्ड आपको टफ लगेंगे, जैसे काव्य लक्षण हो गया, काव्य हेतु हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया। तो ये वर्ड आपको क्या लगेंगे? थोड़े से लगेंगे, सुनने में अटपटे लगेंगे, लेकिन ये उतने अटपटे नहीं हैं जितने आपको लग रहे हैं। ये सब काव्य रचना जो होती है उनमें एक सहायक तत्व है, जिनकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, इन्हें व्याख्या से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। यानी आचार्य वामन, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाए वैसा ही आपका उत्तर होना चाहिए। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि वामन ने काव्य हेतु को क्या कह के प्रयोग किया है, तो काव्यांग कह के प्रयोग किया, यानी काव्य का अंग। ठीक है। अब आगे देखो, काव्य हेतु पर सर्वप्रथम आचार्य भामह ने विचार किया था। काव्य हेतु पर सबसे पहले किसने विचार किया? भामह ने किया। और इन्होंने, किसने? भामह ने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना। यानी कि भामह ने काव्य हेतु किसे माना? प्रतिभा को। ठीक है। क्या है ये आगे देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। हेतु क्या है, ये यहाँ प्रतिभा जो कहा गया है ये क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए, काव्य हेतुओं की संख्या। यानी यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि भामह ने तो केवल कितना? एक ही माना है काव्य हेतु, कौन सा? प्रतिभा। लेकिन आप देखिए काव्य हेतुओं की संख्या कितनी है, यानी किसने कितने क्या माने हैं। ठीक है। भामह ने माना है प्रतिभा को, सिर्फ प्रतिभा को काव्य हेतु, यानी प्रतिभा है उस कवि के अंदर,
यानी उस कवि के अंदर साधन प्रतिभा रूपी साधन है, तो वो क्या कर सकता है, काव्य रचना कर सकता है, काव्य का निर्माण कर सकता है। यानी यहाँ पर काव्य हेतु क्या है, प्रतिभा। क्या मतलब हो गया कि प्रतिभा रूपी साधन जिस कवि के अंदर होगा वह नए काव्य का सृजन कर सकता है, नए काव्य का निर्माण कर सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दंडी ने किस किस को माना, तो दंडी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को क्या माना, काव्य हेतु माना। 3 को मानते हैं दंडी। आपको ये टर्म याद रखनी है, बिना अपने दिमाग को हिलाए डुलाए और बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, यानी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, एक एक में घुसना नहीं है, सीधा सा है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, ये इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि दंडी ने किसे माना, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। भामह काव्य हेतु मानते थे प्रतिभा को। रुद्रट ने क्या क्या माना, अब ध्यान से समझिएगा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। सुनना पहले मुझे ध्यान से, है ना मैं क्या कह रही हूँ। रुद्रट, देखिए रुद्रट ने माना शक्ति, निपुणता, अभ्यास। समझ में आ रही होगी आपको बात कि दंडी ने तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास माना और रुद्रट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास माना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फिर यहाँ पर क्यों लिखा है, ये यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि दंडी ने जिसको प्रतिभा माना उसको रुद्रट क्या मानते हैं, शक्ति, ठीक है। दंडी ने जिसको व्युत्पत्ति माना उसे रुद्रट क्या मानते हैं, निपुणता। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। तो रुद्रट का आएगा तो शक्ति, निपुणता, अभ्यास, लेकिन दंडी ने जिसे प्रतिभा माना रुद्रट ने शक्ति माना, और दंडी जिसे व्युत्पत्ति कहते हैं रुद्रट उसे क्या कहते हैं, निपुणता। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का मत क्या है, सेम है। यानी दंडी ने भी एक काव्य हेतु अभ्यास माना, रुद्रट ने भी एक काव्य हेतु अभ्यास माना, ठीक है। अब आगे देखो, मंगल। अब ये जो मंगल हुए हैं इन्होंने सर्व प्रधान काव्य हेतु जो माना वो किसे माना, अभ्यास को माना। अब देखिए आचार्य मम्मट, ये किसे मानते हैं, तो शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन्होंने 3 माना। यानी प्रतिभा को इन्होंने भी क्या कह दिया, शक्ति कह दिया, व्युत्पत्ति इनके लिए भी उत्पत्ति ही था, अभ्यास इनके लिए भी अभ्यास ही था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रतिभा को क्या कह दिया, शक्ति कह दिया। किसने, मम्मट ने। आनंदवर्धन ने कौन कौन से काव्य हेतु माने, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ये 2 ही काव्य हेतु आनंदवर्धन ने माने। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को माना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 विद्वान देखे जिन्होंने प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना, तो ये 2 हुए, हो गया। अब देखिए आगे, उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिभा सर्वप्रधान काव्य हेतु है। अब यदि परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रधान काव्य हेतु किसे माना गया, तो वहाँ पर आपको प्रतिभा ही करना है, ठीक है। वर्तमान में सर्वमान्य तौर पर काव्य हेतुओं की संख्या 3 मानी जाती है। यानी ऊपर हमने जितने भी काव्य हेतु पढ़े उन सब में से जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो आता है दंडी का। यानी आचार्य दंडी ने जो ये 3 काव्य हेतु बताए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, यहाँ पर छोटा ती आएगा, ये गलती से बड़ा ती लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। एक ये जो मात्रा की बात आई है तो उस पर मुझे एक बात याद आ गई जो मेरा मन भी था कि मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो किसी भावी शिक्षक ने मुझे ये कमेंट किया कि मैम आप इसलिए को इसीलिए बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन इसलिए जो अपना हमारा शब्द है हिंदी का वो मैं बोलती हूँ इसीलिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम ये जो आप उच्चारण करती हैं इसीलिए, तो ये इसीलिए नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हमें हमारे उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे
देखिए थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि हमें सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। और हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में पारंगत नहीं है और नहीं हो सकते। या फिर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पारंगत हो सकता हो कभी, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आप ग्रहण कर लें। हिंदी की ही बात नहीं, आप किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, आप कभी भी पारंगत नहीं हो सकते, क्योंकि हम गलतियों का पुतला है। गलतियां हमसे होना स्वाभाविक है, बिल्कुल होती है। और जिन महाशय जी ने मुझसे ये कहा है, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपने जो कमेंट किया उसमें आपने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी कि महोदय जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने मुझसे ये कहा कि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप उच्चारण का ध्यान रखें। तो हो सकता है कि मेरे उच्चारण में गलत हो या फिर ये मेरी आदत में हो। तो हिंदी के विद्यार्थी का उच्चारण हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो लिखने में त्रुटि जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। क्योंकि जब हम परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ शुद्ध और अशुद्ध आता है, तो वहाँ हमको उच्चारण कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ हमारे लेखन कौशल या फिर हम ये कहें कि वाचन कौशल पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो हम उस वक्त पढ़ेंगे वैसा ही हम आंसर देंगे। तो आपने लिखा था महोदय जी, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो महिला होती है, महिला शिक्षिका, उसे महोदया जी कहते हैं और महोदय पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ, हाँ पढ़ाने में अगर कहीं त्रुटि होती है तो मैं उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ और अगले दिन उसका सुधार भी करती हूँ। लेकिन ये जो मेरा डेली रूटीन है, अगर उसमें कुछ मेरी लैंग्वेज है तो ये हो सकता है मेरी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का प्रभाव हो। इसीलिए यहाँ पर मैं हिंदी के विद्यार्थी हूँ या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे बहुत ही ये बात बहुत अजीब सी लगी जब ये कहा गया कि मैम आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और आप इस तरह से उच्चारण मत करिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप महोदया जी कह के बोलिए, क्योंकि महोदय जी एक पुरुष को कहा जाता है, मैं महिला हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात आ गई थी, इसीलिए मैंने आपसे कह दी। तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़िए। बाकी अगर आपको कमियां ढूंढनी है तो इंसान कमियों का ही पुतला है, बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नोट्स पे फोकस कीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। आपको एक सीट आरपीएससी की लेनी है, आप उस पे फोकस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिभा क्या है, यानी कि जो 3 काव्य हेतु हमने माने हैं कि अभी यही चल रहे हैं, तो ये 3 काव्य हेतु क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। प्रतिभा में ये छोटा ही आएगा, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु जो है वो प्रतिभा को माना गया। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ मैंने लिखा है मम्मट और वामन, इन दोनों ने प्रतिभा को क्या कहा, शक्ति कहा। आपको याद रखना है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए, काव्य रचना कर सकने की नैसर्गिक, जन्मजात या ईश्वर प्राप्त प्रदत्त योग्यता। देखिए, नैसर्गिक यानी जो आगे से हमको मिला हुआ है, जन्मजात है, ईश्वर प्रदत्त योग्यता है काव्य रचना करने की, वो क्या कहलाती है, प्रतिभा कहलाती है, ठीक है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को क्या कहा है, प्रतिभा कहा है। ये एज इट इज एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीधा का सीधा, कि ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये लाइन कही है अभिनव गुप्त ने। आचार्य वामन ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। और इनके शब्दों में, किनके शब्दों में, वामन के शब्दों में क्या इन्होंने वामन ने लिखा है, शक्ति कवित्व बीज रूप। ये देखिए यहाँ पर ये फिर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, कवित्व में, ठीक है। शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रसूत नहीं होता, और यदि होता है तो उपहासनीय होता है। अब भट्टतोत क्या कहते हैं इसी प्रतिभा के लिए, नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा, यानी कि जो बुद्धि है वो ही क्या है, प्रतिभा है। नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा मता,
ये कौन कहते हैं? भट्टतोत कहते हैं। और ये किस में कहा गया? काव्य कौतुक में, जो कि एक ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए, आचार्य दंडी प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हैं, किंतु उन्होंने क्या लिखा है? दंडी ने प्रतिभा के महत्व को माना, दंडी ने प्रतिभा के महत्व को माना, काव्य हेतु भी माना, पर साथ ही क्या लिखते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा के अभाव को पूर्ण किया जा सकता है। प्रतिभा के राजशेखर ने 2 भेद माने हैं। अब देखिए, राजशेखर प्रतिभा के 2 और भेद बताते हैं। कौन कौन से? कार्यत्री, भावयत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखिए, ये कार्यत्री और भावयत्री होती क्या है? तो कार्यत्री का संबंध होता है कवि से। ठीक है, कैसे? कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा भी कहा जाता है। किसे? कार्यत्री प्रतिभा को। काव्य रचना करने की योग्यता कार्यत्री कहलाती है। अब भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयत्री प्रतिभा कहलाती है। कविता का अधिकारी पाठक अथवा सहृदय सामाजिक भावक कहलाता है। 2 पार्ट हो गए, ध्यान से समझना। कार्यत्री जिसका संबंध है कवि से, यानी जो काव्य की रचना कर रहा है। भावयत्री इसका संबंध है पढ़ने वाले से, यानी जो उस रचना को पढ़ रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पर लिखा है ना, कविता का अधिकारी पाठक या सहृदय सामाजिक भावक। ठीक है, तो कार्यत्री कवि, भावयत्री उस जो कवि की जो रचना उसको पढ़ने वाला पाठक। ठीक है, भावयत्री प्रतिभा का संबंध पाठक या श्रोता, यानी या तो रचना को पढ़ने वाला भावयत्री या फिर उस रचना को सुनने वाला भावयत्री। वह प्रतिभा जो पाठक और श्रोता को कविता के भावों को ग्रहण करने में सहायता करती है, भावयत्री प्रतिभा कहलाती है। अब देखिए, राजशेखर ने 2 भाग बताए, रुद्रट ने भी 2 भाग बताए। सहजा, उत्पाद्या क्या होती है? सहजा का मतलब क्या है? स्वाभाविक रूप से उत्पन्न जन्मजात जो प्रतिभा है वो क्या कहलाती है? सहजा। उत्पाद्या क्या होती है? उत्पन्न हुई। देखो, ये तो हो गई जन्मजात, और ये उत्पन्न हुई, यानी ये इस कौशल को विकसित किया गया, उत्पन्न किया गया। कैसे उत्पन्न किया गया इस कौशल को? शास्त्रों के अध्ययन से, विद्वानों के सत्संग व लोक दर्शन से उत्पन्न जो प्रतिभा है वो उत्पाद्या प्रतिभा कहलाती है। और अधिकतर आचार्यों के मतानुसार जो प्रतिभा है वो ही सर्वप्रधान काव्य हेतु है। अब आती है दूसरी व्युत्पत्ति, या जिसे हम निपुणता, ये निपुणता नहीं है, निपुणता है। ठीक है, ये निपुणता है ना, यानी कि ज्ञान। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान। निपुणता का मतलब यानी पूरा ज्ञान से निपुण। व्युत्पत्ति का मतलब होता है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता या फिर ज्ञान, यानी वह निपुण हो उसमें। भामे कहते हैं व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद, व्याकरण, कला और पदार्थों से प्राप्त विवेक। और राजशेखर उचित और अनुचित के विवेक को क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार भी माना गया है, और आचार्य मम्मट ने लोक दर्शन व काव्य शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को निपुणता कहा है। ये निपुणता है। ठीक है, तीसरा आता है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है निरंतर किया जाने वाला प्रयत्न, यानी अब निरंतर जो प्रैक्टिस की जा रही है वो क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। मम्मट कहते हैं कि काव्य कला में निपुण, ये निपुण है, ये हर जगह गलत है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि ये भी किसी ने मेरी सहायता की थी, उन्हीं को पढ़ के मैं पास हुई हूँ, तो ये लिखा हुआ उन्हीं का है, तो हमें गलतियों पर ध्यान नहीं देना है। उन्होंने जो महान कार्य किया है मुझ तक पहुँचाकर, और उसके बाद जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो आप अशुद्धियों और गलतियों पर ना जाएं। आप बस ये देखें कि किसी ने हमारी हेल्प करी है और मैं आप सबकी हेल्प कर रही हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें,
आप उनसे कुछ सीखें बस, कि हम भविष्य में ऐसा कभी ना करें। तो मैं भी आलोचना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जिन्होंने ये सपोर्ट किया मेरे लिए बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं वो। इसीलिए आप छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हो सकता है ये सब जल्दी में लिखा गया है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है इसका। ठीक है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर किया जाने वाला प्रयत्न। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य कला में निपुण आचार्यों के समीप रहकर काव्य रचना करने का अभ्यास तीसरा काव्य हेतु है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में रहकर मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना का अभ्यास किया और राष्ट्र कवि के पद में पहुँचे। यानी देखिए, अभ्यास भी कितनी अच्छी चीज़ है। यानी मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि के पद पर पहुँचे, तो इन्हें किसके सानिध्य में अभ्यास किया इन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में। अब काव्य हेतु संबंधी कथन कौन कौन से? शास्त्रों का अध्ययन तो गुरु की कृपा से जड़ बुद्धि भी कर सकता है, किंतु कविता का स्फुरण केवल प्रतिभाशाली कवि में ही होता है। ये कहते हैं भामह। प्रतिभाहीन व्यक्ति कविता के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता, ये कहने वाले आनंदवर्धन। साधारण कविताएं प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन व अभ्यास द्वारा लिखी जा सकती है, ये कहते हैं हमारे दंडी। यदि किसी व्यक्ति में शक्ति क्षीण भी हो, शक्ति का मतलब प्रतिभा क्षीण भी हो, तो वह अभ्यास करने पर विदग्ध लोगों की गोष्ठी में विहार करने योग्य हो जाता है, ये कहते हैं हमारे आचार्य दंडी। कौन कहते हैं? दंडी। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है काव्य हेतु। ठीक है, ये काव्य हेतु वाला टॉपिक हो गया हमारा। इससे पहले हमने काव्य लक्षण पढ़ा। आगे से आगे एक एक टॉपिक करते जाएंगे, और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। वहाँ से जाकर आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और आप इनको वहाँ से लिख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।